हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, रिगार्डिंग इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो आपका ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 ऑफ जनवरी 1971 एट शिमला। तो व्हेन वी अटेंड दी स्टेटहुड, तो इस डेट से पहले जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फंक्शन था विद रिस्पेक्ट टू दी सिविल एंड जो भी आपकी पोस्ट भरी जाती थी इन कनेक्शन विद दी यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये फंक्शन जो था दैट वाज डिस्चार्ज बाय द यूपीएससी, तो अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिगार्डिंग दी पावर्स एंड फंक्शंस, तो जो आपका ये कंपोजिशन है इसकी, जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशंस के जो मेंबर्स और चेयरमैन्स रहते हैं, तो इसके लिए गवर्नर was empowered to issue the regulation. So the governor issued the regulation in 1951. So जब उन्होंने ये पहली रेगुलेशन इशू की, तो at that time the first composition of the commission that consisted of one chairman and two other members. So regarding the first chairman of the Himachal Pradesh Public Service Commission, Lieutenant General K.S. Katoch became the first chairman and along with two other members, जो दो other members थे, one was हंसराज महाजन एंड अनदर वाज पीसी स्टोक्स। तो 1971 का जो ये रेगुलेशंस था दैट वाज अमेंडेड इन 85। तो जो ये मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी इसकी, दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3। सो अगेन दिस रेगुलेशन वाज अमेंडेड इन 2018। तो अब ये जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5। अगर हम करंट कंपोजिशन की बात करें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो करंट कंपोजिशन में आज की डेट में इसमें एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स है। अभी जो करंट में हमारे चेयरमैन है, ही इज कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर, और जो अदर 4 मेंबर्स है, वन इज डॉक्टर रचना गुप्ता, और वन इज राकेश शर्मा, अनदर इज कर्नल राजेश कुमार शर्मा, एंड अनदर इज डॉक्टर नैन सिंह। अब जो हमारा ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पैरेलल टू दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एट द सेंटर जो आपका ये स्टेट पीसीएस होते हैं स्टेट्स के, सो देयर इज ए सेम सेट ऑफ आर्टिकल विच आर फ्रॉम इन आर्टिकल 315 to 323 इन पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ये जो संविधान में दिए गए हैं, दैट डील्स विद दी कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, कि किस तरह से कितने चेयरमैन कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, एंड दैट डील्स विद द अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स एंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम बात करें करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जो आपका एचपीपीएससी है, दैट कंसिस्ट ऑफ ए 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। चेयरमैन के नीचे एक सेक्रेटरी काम करता है, ही इज ऑल्सो द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ही इज ड्रॉन फ्रॉम द आईएएस कैडर, एंड below the secretary there is a additional and joint secretary level officers who are taken from the HS cadre। तो इसके नीचे हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी कम मेंबर सेक्रेटरी रहते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अंडर सेक्रेटरीज। हमारे पास एक सेपरेट आईटी सेल रहता है, और इसके नीचे हमारे पास वेरियस सेक्शंस है, जैसे हमारे पास सर्विस सेक्शन होती है, एग्जामिनेशन सेक्शन होती है, रिक्रूटमेंट सेक्शंस होती है बहुत सारी, ठीक है, विच डील्स विद द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस एग्जाम्स, और हमारे पास एपेलेट अथॉरिटी है जहां से हम आरटीआई लेते हैं, अकाउंट सेक्शन डिफरेंट है, लाइब्रेरी सेक्शन रहती है, रिसेप्शन रहता है, और एक डेडिकेटेड एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो जो आपका ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, दिस कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और ये जो अपॉइंटमेंट होती है दैट इज अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट का जो गवर्नर होता है, वही इनको अपॉइंट करता है, बट they are removed only by the president। इनका जो रिमूवल है that is done by the president only। अगर हम बात करें रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में in the constitution there is no qualification has been mentioned there, बट वहां पे मेंशन किया गया है कि जो आपके हाफ ऑफ द मेंबर्स रहेंगे that should have held at least 10 years under the government of India or state। इन्होंने 10 साल भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम किया होना चाहिए, और जो ये मेंबर्स की स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दैट इज ऑन द डिस्क्रिएशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर इसको
घटा बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें इनके टेन्योर्स की, तो जो आपके चेयरमैन और मेंबर का टेन्योर होता है स्टेट पीसीएस में, दैट इज 6 ईयर और until they have attained the age of 62 ईयर। और अगर हम इसको यूपीएससी के उसमें देखें तो इन द केस ऑफ यूपीएससी जो ये एज लिमिट है दैट इज 65 ईयर्स। और इसके अलावा जो ये आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ये चेयरमैन और मेंबर होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, मींस दे कैन नॉट गेट सेकंड टर्म एज ए मेंबर और एज ए चेयरमैन इन दी सेम कमीशन। जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है, ही इज एलिजिबल फॉर द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी। और जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं, ही दे आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पीसीएस और मेंबर और चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, सो जो इनकी सैलरी है, दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, मींस दैट इज नॉन वोटेबल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इस पे वोटिंग नहीं होती है हाउस में, सो ओनली इसको डिस्कस किया जाता है। और इसके साथ साथ जो आपका ये मेंबर्स एंड चेयरमैन होता है, ये आपका जो आपका रेजिग्नेशन है, दे आर टेंडर टू द गवर्नर। अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को भी दे सकते हैं। और जो गवर्नर है, ही कैन अपॉइंट एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीसीएस टू एक्ट एज एन एक्टिंग चेयरमैन। ये दो सर्क्यूमस्टांसेस में इसको अपॉइंट कर सकता है, या तो आपका जो चेयरमैन का ऑफिस है वो खाली हो काफी टाइम से, या जो आपका चेयरमैन है ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, या कोई और रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एक्टिंग चेयरमैन का जो प्रोविजन है, दैट इज एडेड बाय द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिमूवल की, जो आपके ऑल्दो जो हमारे चेयरमैन और मेंबर्स है स्टेट पीसीएस के, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट दे आर रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर। तो अब इनके रिमूवल का जो प्रोसेस है, ये किस तरह से रिमूव किए जाते हैं, प्रेसिडेंट इनको किन ग्राउंड पे रिमूव करता है, तो इनको जो ग्राउंड का जो रिमूवल का जो ग्राउंड है, दैट इज सिमिलर एज द मैनर द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर रिमूव्ड। तो इनको कैसे रिमूव किया जाता है, या तो इफ दे आर अर्जस्ड एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब या दे हैव गॉन बैंकरप्ट, बैंकरप्सी हो गई है, या इसके अलावा इफ दे आर एंगेज्ड इन आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई बाहर की एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट कि दे आर अनफिट टू कंटिन्यू द ऑफिस, या तो कोई इन्फॉर्मिटी माइंड होगी है या बॉडी की कोई इन्फॉर्मिटी होगी है जिस वजह से अपने ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो आपका ये एक और क्राइटेरिया है इसमें, देयर कैन बी रिमूव्ड फॉर द मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट इनको एक और ग्राउंड पे रिमूव कर सकता है। तो यहां पे मिसबिहेवियर को जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि या तो वो इफ दे आर कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑफिस के साथ साथ वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गए हैं, या इसके साथ साथ इफ दे पार्टिसिपेट इन एनी वे इन सच प्रॉफिट, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो गया, तो उन पे मिसबिहेवियर के चार्जेस लग सकते हैं। बट जब इन पे ये मिसबिहेवियर के चार्जेस प्रूव करने की बात आती है, तो ये जो मैटर है दैट इज सेंट फॉर दी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे इंक्वायरी करता है। अब जो यहां पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देगा, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो जब भी ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी इंक्वायरी चलती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी जो आपका प्रेसिडेंट है, ही कैन सस्पेंड द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो फाइनल जो इसकी रिमूवल होती है वो प्रेसिडेंट करता है, और इसके साथ साथ इनको थोड़े टाइम के लिए गवर्नर बीच में सस्पेंड कर देता है। तो अब अगर हम बात करें रिगार्डिंग दी फंक्शंस ऑफ द स्टेट पीसीएस, तो इनका जो पहला फंक्शन है वो ये है कि दे कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो जितनी भी आपकी क्लास 1 और क्लास 2 लेवल की जो सर्विसेज होती है, ये डायरेक्टली रिक्रूटमेंट की जाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। और इसके साथ साथ जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, दे आर ऑल्सो कंसल्टेड बाय दी
इन रिगार्डिंग टू दी मेथड, जब भी कोई आपका सिविल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट या सिविल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो मेथड अडॉप्ट करना है, उस सिनारियो में भी इनको कंसल्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ वाइल जैसे ही सिविल सर्विसेज या किसी पोस्ट के लिए कोई अपॉइंटमेंट होनी है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, उनकी प्रमोशन के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, और उसके ट्रांसफर से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, कब कौन सा सूटेबल एक्शन लेना है, तब भी इनको कंसल्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जब हम किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, और जैसे आपका कोई जो भी आपका डिसिप्लिनरी एक्शन सरकार लेगी किसी सिविल सर्वेंट के अंडर, तो यहां पे भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट किया जाता है। या इसके साथ साथ कोई जब क्लेम की बात आती है, तो चाहे वो किसी गवर्नमेंट कैपेसिटी में काम कर रहा हो, तो जो भी अब क्लेम की बात आती है, जहां पे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाएगा, क्लेम दिया जाएगा, तो यहां पे भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ या कोई इंजरीज हो गई है किसी पर्सन को वाइल सर्विंग इन द स्टेट गवर्नमेंट, इन सिविल कैपेसिटी में जब वो सर्व करता है, तो कितना अमाउंट उनको देना है, इस केस में भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या कंसल्ट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, सो दी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी दी वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन द स्टेट। तो जो भी आपके स्टेट की रिक्रूटमेंट होगी, दैट विल बी डन बाय दी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस सिनारियो में ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी और गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट भी करेगी, चाहे वो किसी प्रमोशन का मैटर हो, चाहे कोई डिसिप्लिनरी मैटर हो। अब यहां पे इसको हम कह सकते हैं कि दे आर दी सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट एजेंसी की, तो ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, दे डू नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, जो आपका सर्विस को किस तरह से क्लासीफाई करना है, या कितना पे सैलरी क्या रखना है, सर्विस कंडीशन क्या रखनी है, कैडर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, ये वाला थिंग्स है, दैट विल बी सीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग। इसके लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल होता है, डीओपीटी, या इसके लिए हमारे पास जीएडी डिपार्टमेंट होता है, जो ये इस चीज को डेडिकेटली देखता है। तो जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, दिस इज ओनली ए रिक्रूटमेंट एजेंसी। और जो आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है और ये जीएडी का जो डिपार्टमेंट होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है, दैट इज ए सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी इन ए स्टेट। तो अब जो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ये रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जो होती है, दैट इज प्रेजेंटेड टू दी गवर्नर बाय द कमीशन, प्रेजेंटेड टू दी गवर्नर। अब गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर इस रिपोर्ट को ले डाउन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर में। पूरे जो एनुअल रिपोर्ट है, दैट इज ले डाउन बिफोर दी बोथ दी हाउसेज, और अगर कहीं बाई कैमरल है तो दोनों उसमें जाएगा, अगर यूनिकैमरल है तो लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो जब ये रिपोर्ट वहां पे प्रेजेंट की जाती है, दैट इज प्रेजेंटेड अलोंग विद द मेमोरेंडम। तो वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब भी कमीशन ने एडवाइस दी है या कमीशन की कोई एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो क्या रीजन रहे कि उन्हें इसको एक्सेप्ट किया गया है। और इसके अलावा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशंस है, दे आर आल्सो कंसल्टेड बाय द गवर्नर जब when they are framing the rules for the appointment for the judicial services, तो other than the district judges, तो जो ये डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। तो इसके जो नीचे जितनी भी आपकी जुडिशियल सर्विसेज से जो भी पोस्ट भरी जानी है इंडियन जुडिशरी के लिए, दैट आर, इसके जो रूल्स है, दैट आर आल्सो फ्रेम्ड बाय द governor in consultation with the state public service commissions. So this was all about the Himachal Pradesh Public Service Commission or State Public Service Commission. So thank you very much.